आज की कहानी है मेरे अपने। सुबह के 4 बजे थे। फरवरी का महीना था। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की सूनी व सर्द गैलरी की ठंडी बेंच पर बैठी सुरभि को ना तो कुछ महसूस हो रहा था, ना कुछ सूझ रहा था। कोमा की सी स्थिति में सुरभि ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठी थी। भीतर मास्टर जी का ऑपरेशन हो रहा था। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। रात को सोते समय उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने सुरभि को बताया तो सुरभि रसोई समेटते हुए बोली, गैस हो गई है पेट में, मैं अभी डाइजीन लेकर आती हूँ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिनको आज तक साधारण तकलीफों के अतिरिक्त कभी कुछ ना हुआ था, उनकी इस बेचैनी का गैस या बदहजमी के अलावा कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। उन्होंने सदा एक नियमित जीवन जिया था। सैर और योगाभ्यास नियम से करते थे। खान पान भी उनका बिल्कुल सादा था। दोनों सुबह 7 बजे अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते थे। मास्टर जी कार से सुरभि को उसके कन्या विद्यालय छोड़ते, जहां वह अध्यापन कार्य करती थी। उसके बाद अपने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंच जाते, जहां वे गणित के अध्यापक थे। लौटते भी दोनों एक ही साथ थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बचे समय में वे अपने विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाते थे। ये कक्षाएं वित्तीय कारणों से नहीं ली जाती थी, बल्कि जो होनहार छात्र बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों की मोटी फीस भर पाने में असमर्थ होते थे, उनसे नाम मात्र की गुरु दक्षिणा ले, ये दोनों उन्हें पढ़ाते थे। मास्टर जी अपने छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे। वे अपने हंसमुख और मित्रवत व्यवहार से छात्रों के गुरु ही नहीं, मित्र भी बन जाते थे। वहीं टीचर आंटी, हालांकि अपने गंभीर और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण छात्रों से अधिक घुलती मिलती नहीं थी, परंतु उनका स्नेह बच्चों के लिए कम न था। पूरा दिन इतने सारे बच्चों में घिरे रहकर उन्हें कभी अपनी संतान के ना होने की कमी महसूस ही नहीं हुई थी। अवकाश के दिनों में भी बच्चे अक्सर उनके घर कुछ न कुछ पूछने पढ़ने चले आते थे। पूरा जीवन एक ही ढर्रे पर चलते बीत रहा था। आखिरकार एक दिन मास्टर जी रिटायर हो गए। अब उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना था। मास्टर जी उम्र के इस पड़ाव पर आकर किराए के मकानों में भटकना नहीं चाहते थे। इंदौर में उनका अपना घर था, जो वर्षों से बंद पड़ा था। मास्टर जी चाहते थे कि अब वे अपना बाकी का बचा समय अपने उसी पैतृक निवास में व्यतीत करें, जहां उनका बचपन बीता था। सुरभि के रिटायरमेंट को अभी 5 साल बाकी थे, पर उसने मास्टर जी की इच्छा का सम्मान किया और सेवानिवृत्ति ले ली। इंदौर शिफ्ट होने से पहले उनके मित्रों और छात्रों ने मिलकर उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया और अश्रुपूरित आंखों से उन्हें विदा किया। इंदौर हालांकि मास्टर जी का पैतृक निवास था, पर जीवन के 40-45 वर्ष उन्होंने कानपुर में व्यतीत किए थे। इतने लंबे अरसे में वे कभी लौटकर यहाँ नहीं आए थे। अब यहाँ की दुनिया उनके लिए लगभग अनजान ही थी। शुरू के 8-10 दिन तो सामान इत्यादि व्यवस्थित करने में व्यतीत हो गए। उसके बाद करने को कुछ था ही नहीं। दोनों जैसे नौकरी से सेवानिवृत्त ही नहीं हुए थे, बल्कि जीवन की तेज बहती धार से छिटक कर दूर आ गिरे थे। अपने ही शहर में अपरिचय का एक महासागर ढांढे मार रहा था, और दोनों पति पत्नी उसके किनारे हतप्रभ से खड़े थे, अकेले, उदास और किंग कर्तव्य विमूढ़। सुरभि रुआंसी हो उठती। इस उम्र में किसी नए स्थान पर फिर अपनी जड़ें जमाना आसान तो नहीं। ऐसा विकराल अकेलापन जीवन में उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ था। इंदौर आने का निर्णय कहीं उनकी भूल तो नहीं थी। जिस अपने शहर में लौटने को मास्टर जी इतने लालायित थे, वहां दूर दूर तक कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी संतान के ना होने का दुख भी अब सालने लगा था सुरभि को। काश समय रहते उन्होंने कोई बच्चा गोद ले लिया होता, तो आज उसी के सहारे जिंदगी कट जाती। सुरभि तो सदा अपने आदर्शवादी पति की परछाई बनी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती आई थी। मास्टर जी कहते थे कि 1 या 2 स्वयं के पैदा किए बच्चों की रगों में अपना खून दौड़ने से कहीं बेहतर है पराये कहे जाने वाले बच्चों की रग रग में नैतिकता, मनुष्यता और उत्तम आचार विचार भर दिए जाएं। पूरी उम्र पति पत्नी दोनों इन्हीं उसूलों और आदर्शों पर चलते आए थे। आज सुरभि का मन डोलने लगा था। उदास तो मास्टर जी भी थे, पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा था। बरसों पहले एक अनजान शहर को उन्होंने अपना बना लिया था, तो इस अपने शहर को फिर से अपना बनाने में कितना समय लगेगा।
इसी तरह की उत्साहवर्धक बातों से उन्होंने सुरभि का हौसला बनाए रखा। शीघ्र ही घबराकर हतोत्साहित हो जाने वालों में से तो सुरभि भी नहीं थी। उसने शीघ्र ही खुद पर काबू पाया और अपने करने के लिए कुछ रचनात्मक कार्य खोजने लगी। सुरभि के घर जो काम वाली बाई आती थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। अध्यापकों के घर में अशिक्षित, ना, ये नहीं हो सकता। सुरभि को काम मिल गया था। उसने उसे शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया। बड़े ही उत्साह से सुरभि उसके लिए स्लेट, पेंसिल व आवश्यक सामान जुटा लाई। दुलारी की शिक्षा का बीड़ा उन्होंने उठा लिया। 2-4 दिन तो वह बड़े उत्साह से पढ़ने आई, लेकिन शीघ्र ही वह इस कवायद से ऊब गई। पढ़ने में आनाकानी करने के उसके पास 100 बहाने थे। दुलारी के अनुसार वास्तव में अब इस उम्र में उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पर सुरभि ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह दुलारी और उसके जैसी अन्य स्त्रियों को शिक्षा का महत्व समझाकर उन्हें पढ़ने लिखने योग्य बनाकर ही दम लेगी। दुलारी पास की बस्ती में रहती थी। सुरभि ने मास्टर जी को अपना मंतव्य बताया और दोनों अब रोज शाम को बस्ती में चक्कर लगाने जाते। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि वहाँ लगभग हर कच्चे पक्के घर में रंगीन टीवी, कूलर, फ्रिज इत्यादि मौजूद थे। बिजली के नियमित कनेक्शन न होने के कारण मेन सड़क से गुजरते हाई टेंशन तार से बिजली चुराई जाती थी। मोबाइल फ़ोन तो खैर हर छोटे बड़े के हाथ में था ही। प्रगति के नाम पर क्या ये कम था? चाहे जगह जगह कचरे के ढेर और कच्ची गलियों में जमा कीचड़ व मच्छरों की भरमार क्यों ना हो, खुली नालियों में शौच करते बच्चों पर भी किसी को ऐतराज नहीं था। सामुदायिक नल से कई जमे चबूतरे पर पानी भरने के इंतजार में लड़ती झगड़ती औरतों के पास फुर्सत ही कहाँ थी वहाँ की गंदगी साफ करने की। मर्द चाहे निठल्ले हों या कामगार, शाम होते ही दारू के अड्डे पर जमा होकर पीना पिलाना, औरतों पर फिक्रे कसना और मार कुटाई, गाली गलौज करना उनका प्रिय टाइम पास था। बची खुची मर्दानगी घर पहुंचकर औरतों को पीटने में खर्च होती। बच्चों को इन लोगों ने सरकारी स्कूलों में तो डाल रखा था, पर उसका कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता कतई नहीं था। सरकार की ओर से हर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती थी और किताबें मुफ्त बांटी जाती थी। स्कूल में मिलने वाला भोजन भी बच्चों को वहां भेजने के मुख्य कारणों में से एक था। जितना बुरा हाल उस बस्ती का था, उतनी ही दृढ़ता से सुरभि ने निश्चय कर लिया उसे सुधारने का। मास्टर जी का उसे पूरा सहयोग मिला। सबसे पहले दोनों कई संबंधित अधिकारियों से मिले, कई दफ्तरों के चक्कर काटे, इलाके के विधायक से भी मिले। सबको उन्होंने बस्ती की दुर्दशा और अपने प्रोजेक्ट के विषय में बताया। सर्वोदय विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी मिले और वहाँ रात्रकालीन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू करने का प्रबंध किया। लोगों को केंद्र पर आने के लिए आकर्षित करने के लिए सुरभि ने एक अनूठा कार्यक्रम बनाया। वे यूनिवर्सिटी के टेलीकम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया विभाग के डीन से मिली और उन्हें अपना प्रोजेक्ट समझाकर उनसे सहायता मांगी। वह चाहती थी कि छात्र सामाजिक जागरूकता व महिला कल्याण जैसे विषयों पर कुछ ऐसी रोचक व विचारोत्तेजक फीचर और एनिमेशन फिल्मों का निर्माण करें जो नीरस डॉक्यूमेंट्री फिल्मों जैसी ना हों। मनोरंजन के साथ साथ वे फिल्में उनके दिलो दिमाग को झकझोर कर सोचने पर मजबूर कर दें। छात्रों ने उनको भरपूर सहयोग दिया और ऐसी कई टेलीफिल्मों का निर्माण किया जिनका प्रदर्शन हर रविवार को केंद्र पर किया जाने लगा। इसके साथ ही सुरभि ने इंदौर युवा नाट्य कला केंद्र के नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकारों को भी अपने अभियान में शामिल कर लिया। ये लोग हफ्ते में एक दिन वहाँ सामाजिक जागरूकता संबंधित नाटक खेलते। बड़ी भीड़ जुट जाती थी। कुछ लोग केवल फिल्में और नाटक देखने आते और कुछ केंद्र द्वारा परोसी गई चाय पीने। कुछ भी हो, चिंगारी लग चुकी थी। बस्ती के जिन लोगों ने इन दिनों पति पत्नी को पागल की संज्ञा दी थी, वही अब उनके अथक परिश्रम और लगन से विस्मित थे। लोग हैरान थे, कुछ तो बात है इनमें। जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, शायद सच में ही उससे हमारा भला होगा। और धीरे धीरे बात बन गई। स्कूल चल निकला। सुरभि और मास्टर जी के चेहरों पर थकान तो थी, पर सफलता की रौनक का तेज भी था। सुरभि ने जो कार्य अपने खाली समय के सदुपयोग के लिए शुरू किया था, वे अब एक लक्ष्य बन गया था। सारी उम्र एक नियमित जीवन जीने वाले व्यक्तियों की दिनचर्या अब इस उम्र में आकर अस्त व्यस्त हो रही थी। देर रात तक काम करने की वजह से अक्सर सुबह की सैर छूट जाती।
नाश्ते के समय कभी नुक्कड़ नाटक वाले तो कभी मल्टीमीडिया के विद्यार्थी आज जुटते नए नए विषयों पर विचार विमर्श करने। कभी बस्ती के निवासी ही आ जाते अपनी समस्याओं के निवारणार्थ। कोई अपने घरेलू झगड़ों का निपटारा मैडम जी से करवाना चाहता, तो कोई किसी सरकारी दफ्तर में फंसी अपनी किसी समस्या के निराकरण का रास्ता पूछने आता था। कभी कुछ लोग एकत्र होकर आते और अपनी नई नई आवश्यकताओं की सूची मास्टर जी को पकड़ा देते। खुली नालियां ढकवानी हो या बहते सीवरों की सफाई, मच्छर मारने की दवा छिड़कवानी हो या जमा हुए पानी में लाल दवाई, लोग अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटकर सीधे मास्टर जी के पास ही आते थे। सुरभि और मास्टर जी जैसे उनकी हर समस्या की मास्टर की बन गए थे। सारी उम्र मास्टर जी ने एक जगह पर बैठकर मात्र अध्यापन कार्य ही किया था। इस तरह की भागदौड़ ने उनके स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ा था। उत्तरदायित्वों को अपने आराम के लिए बीच में ही अधूरा छोड़ देना उन्होंने ना तो स्वयं सीखा था, ना अपने विद्यार्थियों को सिखाया था। सुरभि कभी आराम करने या समय पर खाने पीने को टोकती भी तो वे नज़रअंदाज कर जाते। काम के जुनून में वे अब अक्सर अपनी छोटी मोटी शारीरिक परेशानियों और थकावट को सुरभि से छिपा जाते थे। उसी का नतीजा आज सामने था। रात को सोते समय दी गई डाइजीन की गोलियां कुछ काम न आई थी। अपनी बेचैनी को वे भरसक दबा रहे थे। उधर सुरभि रजाई में घुसते ही सो गई थी। मास्टर जी कुछ देर तक यूं ही बेचैनी में करवटें बदलते रहे, फिर धीरे से उठकर कमरे में ही टहलने लगे। उन्हें पसीना आने लगा। अचानक सीने में और बाएं बाजू में उन्हें तेज दर्द महसूस हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सीने में एक बार फिर तेज दर्द की लहर उठी और वे कर्राह कर बिस्तर पर लुढ़क गए। सुरभि की नींद टूट गई। वे घबरा कर उठी और मास्टर जी को अर्ध बेहोशी में पसीने से भीगा व दर्द से कराहते देखकर उसकी चीख निकल गई। सारे संकेत हार्ट अटैक की ओर इशारा कर रहे थे। उसने दौड़कर दवाओं का डब्बा उठाया और एक एस्पिरिन टैबलेट पानी में घोलकर मास्टर जी को पिला दी। फिर उन्हें शॉल उड़ाई और भागकर गाड़ी की चाबी उठाई। दरवाज़ा खोलकर चौकीदार को बुलाया और उसकी सहायता से मास्टर जी को गाड़ी में लिटाया। फिर घर के दरवाजे तक बंद करने की चिंता किए बिना तूफानी गति से गाड़ी दौड़ाती वे अस्पताल पहुंच गई। आपातकालीन विभाग में तुरंत उन्हें डॉक्टरों ने घेर लिया। आवश्यक टेस्ट किए गए। यह एक मेजर हार्ट अटैक था। मास्टर जी को आनन फानन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। सुरभि को रिसेप्शन पर जाकर ऑपरेशन संबंधी आवश्यक कार्यवाही पूरी करने को कहा गया। खून का प्रबंध भी करना था। सुरभि जैसे सम्मोहन अवस्था में थी। वह यंत्रवत भाग भाग कर सारी व्यवस्था करने लगी। ऑपरेशन शुरू हो गया था। सुबह के 6 बज गए थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सूने गलियारे में सुरभि 2 घंटे से मूर्तिवत जड़ बैठी थी। उधर से गुजरती एक नर्स की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह पास आकर सुरभि को सांत्वना देने लगी। जब उसने देखा कि बिना पूरे गर्म कपड़ों के वह ठंड से कांप रही है, तो उसने तुरंत वार्ड बॉय को आवाज़ लगाई और एक कंबल मंगवाया। उसके लिए एक कप कॉफ़ी मंगवाकर ज़बरदस्ती पिलाई। फिर धीरे से बोली, मैडम, सर ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। मैं देख रही हूँ कि आप कब से अकेले ही भागदौड़ कर रही हैं। आप अपने बच्चों और रिश्तेदारों को फ़ोन कर दो। फ़ोन है ना आपके पास? नहीं तो मैं दूँ। नर्स द्वारा पहुंचाई गई बाह्य उपकरणों की गर्मी और उसकी स्नेहमयी सांत्वना की गरमाई ने पत्थर बनी सुरभि को पिघला दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कानपुर में होते तो एक फ़ोन करने की देर थी, सारा शहर एकत्र हो जाता। पर मास्टर जी के इस अपने अनजान शहर में उसे एक भी व्यक्ति याद न आया जिसको संकट की इस घड़ी में वह सहायतार्थ बुला सके। 8 महीने हो गए थे यहाँ आए, पर आस पड़ोस से सामान्य परिचय से अधिक संबंध बनाने का अवसर ही नहीं मिला था। बस्ती के कई व्यक्तियों, मीडिया व नाट्य अकादमी के कई छात्रों के फ़ोन नंबर थे उसके पास, पर वह निश्चय न कर पा रही थी कि क्या कार्य संबंधी कुछ मुलाकातों में उन लोगों से इतना रिश्ता जुड़ गया है कि अपनी निजी आवश्यकताओं के समय उन्हें सहायता के लिए बुलाया जा सके। सुरभि को एक बार फिर से उन अपनों की कमी खलने लगी थी जिनका अस्तित्व कभी था ही नहीं। मास्टर जी के माता पिता उन्हें किशोरावस्था में ही अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मास्टर जी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मात्र पितृविहीन बालक से धीरे धीरे सभी संबंधियों ने दूरी बना ली थी।
सभी को डर था कि कहीं अनाथ हो गए बालक का उत्तरदायित्व उन पर न आ पड़े। दूसरी ओर सुरभि ने अपने माता पिता को कभी देखा ही न था। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने किया था। मास्टर जी के साथ ब्याह कर उन्हें फिर कभी उनकी ओर पलटकर भी न देखा था। इन दोनों ने विवाह के बाद जब अपना छोटा सा नीड़ बसाया तो उसे प्रेम, मधुरता, स्नेह और आपसी समर्पण से ऐसे सजाया कि किसी अन्य रिश्ते के अभाव की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। 10 साल यूं ही बीत गए थे। फिर धीरे धीरे उन्हें अपने आंगन में किलकारियों की कमी सताने लगी। शादी के इतने बरस बाद भी वे इस सुख से वंचित थे। सारे चिकित्सकीय प्रयास भी जब निष्फल रहे तो सुरभि ने मास्टर जी के विरोध और अपनी स्वयं की अवधारणाओं के विपरीत जाकर पूजा पाठ, व्रत, मन्नत, पंडित, मौलवी कुछ भी न छोड़ा, लेकिन सब व्यर्थ के पाखंड सिद्ध हुए। धीरे धीरे सुरभि की मां बनने की संभावना क्षीण होती जा रही थी। अब वह बच्चा गोद लेने का मन बना रही थी, पर मास्टर जी के आदर्श कुछ और ही थे। उनके अनुसार एक बच्चे को गोद लेकर उसे अपना वारिस बनाने से उत्तम है उस हर बच्चे में प्रेम बांटना जो उनके पास पढ़ने आता है। एक बालक को अपना नाम देने से बेहतर है सबको ज्ञान देना। एक को मेरा कहने से बेहतर है सबको अपना कहना। सुरभि ने सदा की भांति इस विषय में भी मास्टर जी का विरोध न किया था और अपने मातृत्व की धारा को उसी ओर मोड़ दिया था जिस ओर मास्टर जी चाहते थे। पर आज आज कहाँ हैं वे सब अपने, कहाँ हैं वे? अचानक रिसेप्शन की ओर कुछ हलचल सी हुई। 15-20 लोग हड़बड़ाए हुए तेजी से भीतर घुसे और रिसेप्शन को घेर कर कुछ पूछताछ करने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें इशारे से कुछ बताया और भीड़ तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर लपक पड़ी। कुछ पास आने पर सुरभि ने देखा कि भीड़ में सबसे आगे मीडिया केंद्र के कुछ लड़के लड़कियां थे। कुछ लोग नाट्य अकादमी के थे। उनके साथ पड़ोस में रहने वाले राजीव जी और उनकी पत्नी थी। कुछ और लोग भी थे जिन्हें सुरभि ने अक्सर बस्ती में नुक्कड़ पर अड्डेबाजी करते देखा था। अम्मा, कहते हुए वृंदा दौड़कर सुरभि के पास पहुंची और उससे लिपट गई। वे लोग पता नहीं क्या क्या कहने पूछने लगे। सुरभि को बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। क्या कहा था उस लड़की ने? अम्मा। सुरभि को अम्मा कहा था उस लड़की ने। ये सब विद्यार्थी अक्सर उसके घर आते थे। कभी कभी किचन में भी घुस जाते थे चाय कॉफी या नाश्ता बनाने। मास्टर जी स्वयं बच्चों के साथ बच्चा हो जाते थे, पर सुरभि के साथ वे सब कभी अनौपचारिक ना हो पाए थे। उसके गुरु गंभीर चेहरे को और भी गुरुता प्रदान करती बालों में चांदी की चंद ताने और आंखों पर चढ़ा मोटे शीशों वाला चश्मा, कलफ लगी सिलवट विहीन सूती साड़ी और सदा कसे रहने वाले होठों के कोर, ये सब कुछ मिलाकर उसका व्यक्तित्व जैसे एक अदृश्य प्रभा मंडल से घिरा रहता था जिस पर मानो प्रवेश निषेध की तख्ती लगी रहती थी। इन सब के साथ सुरभि की आत्मीयता थी, पर वह उद्दंड बरसाती झरने सी न होकर शांत गंभीर मानसरोवर सी थी। ऐसे में वह आदर और सम्मान की औपचारिकता में बंधे विद्यार्थियों व अन्य बस्ती वालों के लिए मैम ही थी। पर आज यह क्या हुआ? शुष्क वर्जनाओं को ध्वस्त करता यह कौन सा झोंका था जो सुरभि को विभोर कर गया? यह वह स्वयं ही कोई और थी इस समय। बीती रात्रि का एक एक पल उसके चेहरे पर चिंता की झुर्रियां बनकर बिछा हुआ था। झुकी कमर और दुख से कातर आंखों में न जाने वह कौन सा खिंचाव था जो वृंदा उसके गले आ लगी थी। विकास, तरुण, तारा, सुबोध, रुचि सबने उसे घेर लिया। अम्मा, आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? अरुण बोला। वह तो अच्छा हुआ कि भूरा चाचा को मेज़ पर रखा मास्टर जी का फ़ोन मिल गया। आप दरवाजे जो खुले छोड़ आई थी, तब भूरा चाचा ने हमें ढूंढकर सब कुछ बताया। रुचि बोलते बोलते रुआंसी हो आई थी। उसके बाद किसी ने डॉक्टरों और नर्सों से मास्टर जी के ऑपरेशन के विषय में जानकारी लेनी आरंभ कर दी, तो कोई नर्स द्वारा थमाया गया दवाओं का पर्चा लेकर केमिस्ट की दुकान की ओर भागा। रुचि ने उसकी पीठ के पीछे एक तकिया लगाया और उसके पांव बेंच के ऊपर कर दिए, फिर ठीक से कंबल ओढ़ा दिया। मालती शर्मा ने तुरंत थर्मस में से चाय निकालकर उन्हें स्नेह पगी जिद के साथ पिलाई। अधिक खून की आवश्यकता न पड़ जाए, इसीलिए सब बच्चों ने तुरंत अपने खून के सैंपल दिए जांच के लिए। बस्ती के टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी अस्पताल के बाहर ही खड़ी कर दी थी कि कहीं भागदौड़ की आवश्यकता न पड़ जाए। भूरा ने बताया कि वह दुलारी और अपनी घरवाली को मास्टर जी के घर बिठाकर आया है, इसीलिए सुरभि को घर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुरभि भौचक्की सी कभी एक की सूरत देखती, कभी दूसरे की।
कितने प्यारे, कितने अपने लग रहे थे आज ये सब। सुरभि ने पहली बार अपने भीतर मातृत्व को अंगड़ाई लेते महसूस किया था। उसने बाहें फैलाकर बच्चों को सीने से लगा लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।